नमस्कार दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 5। ठीक है ना। इस पार्ट 5 का नाम है डाई तथा पॉलीसैकेराइड। हम इस पूरे के पूरे वीडियो में डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को पढ़ने वाले हैं। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे डाईसैकेराइड के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाईसैकेराइड का तनु अम्ल तथा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। अर्थात जो डाईसैकेराइड है, अगर उसे तनु अम्ल या एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाए तो वह समान या असमान मोनोसैकेराइड के दो अणु देते हैं। ठीक है ना। समान का मतलब या तो दोनों ग्लूकोज हो सकते हैं, या तो असमान मोनोसैकेराइड का मतलब कि एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज, या एक ग्लूकोज या एक ग्लैक्टोज। ठीक है। तो दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जल के अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। परमाणुओं के द्वारा दो मोनोसैकेराइड इकाइयों में इस प्रकार के आबंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ठीक है ना। मतलब जो दोनों मोनोसैकेराइड होंगे वह एक ऑक्सीजन के बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, एक ऑक्साइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे दोनों मोनोसैकेराइड। इस आबंध को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, तो जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं वह दोनों मोनोसैकेराइड एक ऑक्सीजन से या एक आपके ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस आबंध को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। अब कुछ डाईसैकेराइड के नाम देख लेते हैं। एक होता है सुक्रोज, एक होता है माल्टोज और एक होता है लैक्टोज। ठीक है ना। अगर जो सुक्रोज होता है, जब इसे हम तनु अम्ल या एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो यह ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ठीक है ना, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दो अलग अलग मोनोसैकेराइड में टूट जाता है। और अगर हम ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा? यह आपका सुक्रोज बन जाएगा। ठीक है ना। तो डाईसैकेराइड से मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड से डाईसैकेराइड। अर्थात जो सुक्रोज होता है वह ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के मेल से बनता है। जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? यह आपका सुक्रोज बन जाएगा, है ना। तो दो मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसके द्वारा जो सैकेराइड बनता है उसे डाईसैकेराइड कहते हैं। अब इसके बाद माल्टोज की अगर बात करते तो माल्टोज जो आपका होता है वह ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो ये आपके समान मोनोसैकेराइड हो गए। अर्थात ग्लूकोज के दो अणुओं को ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जोड़ दिया जाए तो वह आपका माल्टोज बन जाता है। वहीं अगर हम लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है ना, जब ग्लूकोज में ग्लैक्टोज को मिलाया जाता है, अर्थात जो मोनोसैकेराइड आपका ग्लूकोज है और जो ग्लैक्टोज आपका मोनोसैकेराइड है, अगर ये ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो यह क्या बन जाता है? यह आपका लैक्टोज बन जाता है। वहीं अगर लैक्टोज को तनु अम्ल और एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराया जाए तो यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज नामक दो मोनोसैकेराइड में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना। तो सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। वहीं अगर हम माल्टोज की बात करें, वहीं हम किसकी बात करें? माल्टोज की बात करें तो वह ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। वहीं अगर लैक्टोज की बात करें तो यह लैक्टोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। ये दोनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो यह सभी आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा ये दोनों जुड़े होते हैं। याद रखिए, आपको इन सभी के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। किसके? ग्लूकोज के, फ्रैक्टोज के और ग्लैक्टोज के। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुक्रोज को देखते हैं। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज मतलब शक्कर होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसका सूत्र क्या है? C12H22O11। इसी को इथु शर्करा भी कहते हैं, इसी को शर्करा भी कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसे गौर करके देखें तो यह CX और H2O Y के उसमें मान पे है ना। अगर आप यहाँ गौर करके देखेंगे तो यह इस पर आधारित है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे। तो जो इस फॉर्मूले पर आधारित होता है वह सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अर्थात ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है ना। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीकरण मीठा व H2O में विलेय, मतलब जल में विलेय है, और एक सफ़ेद क्रिस्टलीकरण मीठा होता है। इसका गलनांक 180 डिग्री सेल्सियस है। इसे अपने गलनांक से कुछ अधिक ताप पर गर्म करने पर यह भूरा हो जाता है। अगर हम सुक्रोज को अगर बहुत ज़्यादा देर भूंजते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तेल,
बहुत ज़्यादा उसे अधिक ताप में रखते हैं, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, गलनांक से अधिक ताप में रखते हैं तो वह भूरा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरमेल कहते हैं, ठीक है ना। जब सुक्रोज को शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो यह भूरे रंग में बदल जाती है और अंत में कार्बन में बदल जाती है। यह कैसी शर्करा है, यह एक अनपचायक शर्करा है। याद रखिएगा, सुक्रोज कैसी शर्करा है, एक अनपचायक शर्करा है। यह दक्षिणी ध्रुव घूर्णन होता है तथा परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है। दक्षिण ध्रुव का मतलब क्या हो गया, प्लस वाला, है ना, तो ये D+ और यहाँ पे D- होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ओन से मिलकर बन रहा है। ग्लूकोज जो होता है वो प्लस में होता है, और जो आपका फ्रैक्टोज होता है वह माइनस में होता है, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, सुक्रोज को और क्या कहते हैं, सुक्रोज को हम शक्कर भी कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, इसको शर्करा भी कहते हैं, ठीक है ना, शर्करा मतलब शक्कर, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। और इसी को हम इच्छू शर्करा भी कहते हैं। इच्छू इच्छू मतलब क्या होता है, गन्ना, ठीक है ना, इसको गन्ने से प्राप्त होने वाली शक्कर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना क्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज इसकी हार्वर्ड संरचना क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है ना। तो हमें पता है कि सुक्रोज दो से मिलकर बना है, एक हो गया ग्लूकोज और एक हो गया आपका फ्रैक्टोज। तो हमें इन दोनों के जो स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था चक्रीय संरचना वाले में, जो एनोमर थे उसके, वो हमें पता होने चाहिए, है ना। तो हमें पता है कि अगर हमें वो चीज़ पता है तो ये चीज़ में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं, है ना, और इस साइड क्या लेते हैं, बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं। एनोमर दो पढ़ाए थे, एक अल्फा और बीटा, ठीक है ना, दोनों के, ग्लूकोज के और फ्रैक्टोज के। अगर आपको नहीं आता है तो हमारे ही चैनल में जो पार्ट इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5.4 है, उसको अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज में भी 6 आपके क्या होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं, वहीं फ्रैक्टोज में भी 6 कार्बन परमाणु होते हैं। अंतर क्या होता है, ग्लूकोज में CHO पाया जाता है ना, एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज में। वहीं पे जो आपका फ्रैक्टोज होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका कीटोन समूह पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मेजर अंतर वहाँ पे होता है। और इसके बाद जब हम चक्रीय यौगिक हमने पढ़ा था, तो जो ग्लूकोज था, कौन था आपका, ग्लूकोज था, इसके जो कार्बन नंबर 1 है और जो कार्बन नंबर 5 है, ये क्या करते थे, आपस में O से जुड़ते थे। किससे जुड़ते थे, O से जुड़ते थे। वहीं अगर हम फ्रैक्टोज की बात करते हैं तो फ्रैक्टोज का जो कार्बन नंबर 2 है वह कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है, किससे, O से, ठीक है ना। और याद रखिए, दो में ही C2 मतलब दूसरे नंबर वाले कार्बन भी कौन पाया जाता है, यहीं पे आपका कीटोन समूह पाया जाता है ना। सबसे पहले हमने अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया। तो देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज में ये क्या होता है, OH होता है कि नहीं होता, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ से H हटा दिया, H चला गया, यहाँ पे क्या बचा आपका, O- बचा, क्लियर है ना, H हट गया आपका यहाँ पे। इसके बाद ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, H ऊपर होता है, OH नीचे होता है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर में OH ऊपर चला जाता है और H नीचे हो जाता है। चौथे नंबर में H ऊपर हो जाता है, OH नीचे हो जाता है ना। और पांचवे वाले में भी सेम चीज़ हो, पांचवे वाले में जो OH का O होता है वह पहले ये वाला जो कार्बन होता है, ये पहले वाले कार्बन से क्या होता है, O से जुड़ा होता है। और ये आपका कौन सा हो गया, छठवें नंबर कार्बन हो गया। तो ये हम पढ़ चुके हैं, किस में पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, एनोमर जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5.4, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया, बीटा फ्रैक्टोज लिया। बीटा फ्रैक्टोज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरे नंबर वाला कार्बन है वह आपके पांचवें नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस दूसरे नंबर वाले कार्बन पे कौन पाया जाता है, आपका कीटोन समूह पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसका जो O था, है ना, इससे क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ, यहाँ से इसका पूरा OH चला गया, ठीक है ना, इससे क्या हो गया, पूरा OH चला गया। और इस कार्बन में क्या था, इस कार्बन में ऐसे डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉन्ड टूट गया। अब एक बॉन्ड टूट गया तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, इसने यहाँ पे क्या बना आपका, ये जो H है, आप ये जो यहाँ पे जो आपका इस कार्बन से O जुड़ गया, है ना। तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज क्या हो गया, ये इस O से जुड़ा हुआ है,
ठीक है ना। अगर आप गौर करके देखें तो ये जो आपका ग्लूकोज और जो ग्लूकोज का जो पहले नंबर वाले कार्बन है यह है, और जो फ्रैक्टोज का दूसरे नंबर वाला कार्बन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर वाले कार्बन पे कौन होता है? CHO होता है। वहीं यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कार्बन में क्या होता है? कीटोन समूह होता है। तो ये दोनों कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? एक O से जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। ठीक है ना। तो ग्लूकोज कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे कौन सा है? बीटा डी ग्लूकोज। ये दोनों आपस में एक ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। और ये किसकी संरचना हो गई? आपकी सुक्रोज की हो गई। अगर आपको चक्रीय संरचना याद हो गया है ग्लूकोज का, फ्रैक्टोज का, तो आपके लिए बहुत आसानी होने वाला। अगर आपने नहीं याद किया तो वापस जाके आप उसको कई बार बनाइए, तो आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब हम माल्टोज के बारे में पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि माल्ट में उपस्थित एंजाइम डाइस्टेट द्वारा जल स्टार्च का जल अपघटन होकर माल्टोज बनता है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह जल में विलेय है, परंतु अल्कोहल और ईथर में अविलेय। मतलब जल में तो मिल जाएगा, लेकिन अल्कोहल और ईथर में यह मिलता नहीं है। यह अपचायक शर्करा है। वहीं सुक्रोज कैसी थी? अनपचायक शर्करा थी। क्योंकि ये क्यों अपचायक शर्करा है? क्योंकि यह फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है। दूसरा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्सीजन बनाता है। फेनिल हाइड्रेजिन के साथ ओसाजोन बनाता है। वहीं परिवर्ती घूर्णन ध्रुवण भी प्रदर्शित करता है। इन 4 कारणों से यह कैसी शर्करा हो गई? आपकी अपचायक शर्करा हो गई। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे होता है माल्टोज। तो हमने पढ़ा था माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया? हमने दोनों साइड अल्फा डी ग्लूकोज लिया, इधर भी क्या ले लिया? अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया। ठीक है ना। हमें पता, अब यहाँ पे हमने क्या किया? हमने बिल्कुल दोनों को सेम रखा हुआ है। अगर आप गौर करके देखेंगे, ये हमने पढ़ा था। अब हमने किया क्या? हमने यहाँ पे जो C1 कार्बन था उसको हमने किस कार्बन से जोड़ दिया? C4 कार्बन से ऑक्सीजन के माध्यम से जोड़ दिया, ऑक्साइड बंध द्वारा जोड़ दिया। ये क्या कहलाएगा आपका? ये जो बॉन्ड है ये कहलाएगा आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? आपका ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाएगा। तो जब दो आपके ग्लूकोज एक ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात पहला जो ग्लूकोज होता है चक्रीय संरचना का, जो C1 कार्बन होता है, वह दूसरी संरचना के C4 कार्बन से एक ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो इसे माल्टोज कहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया? ये पूरा स्ट्रक्चर आपका, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, यह है आपका माल्टोज की हार्वर्ड संरचना हो गई। ठीक है ना। किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। अब तीसरा, लैक्टोज क्या होता है? तो लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण सामान्यतः दुग्ध शर्करा भी कहलाती है। लैक्टोज कहाँ होता है? दुग्ध शर्करा में पाया जाता है, दुग्ध में उपस्थित होता है, अतः इसे क्या बोला जाता है? दुग्ध शर्करा भी बोला जाता है। यह बीडी ग्लैक्टोज तथा बीडी ग्लूकोज से निर्मित होता है। बी मतलब बीटा। ठीक है ना। यह बीटा डी ग्लैक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। हमें पता है कि लैक्टोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है ना। तो दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों आपके बीटा डी ग्लैक्टोज होना चाहिए, और ग्लूकोज भी कैसा होना चाहिए? बीटा डी ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद ग्लैक्टोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 कार्बन के मध्य बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। मुक्त एल्डिहाइड ग्लूकोज C1 कार्बन पर उत्पन्न हो सकता है, अतः यह भी एक अपचायी शर्करा है। तो केवल एक हमें अनपचायी शर्करा मिली है, वह है आपकी सुक्रोज। बाकी जो आपके माल्टोज और लैक्टोज हैं वह कैसी शर्करा है? वह आपकी अपचायी शर्करा है। ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमने यहाँ पे बीटा बी ग्लैक्टोज का बना लिया। ठीक है ना। इसका जो कार्बन नंबर 1 है वह बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से क्या होगा? बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है। जो बीटा डी ग्लैक्टोज है उसका जो C1 है वह बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन से एक ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ा होगा।
इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। और ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, ये पूरी संरचना आपकी लैक्टोज कहलाती है। क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। यह क्या है, यह आपकी लैक्टोज की आवर्त संरचना है। कैसे आएगा, अगर आपने ग्लूकोज की चक्रीय संरचना पढ़ रखा है अच्छे से, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने फ्रैक्टोज की संरचना को बहुत आसानी से पढ़ रखा है, तो ये सब आपके लिए कुछ नहीं है, ये आपको तुरंत याद हो जाएगा, रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये था आपका लैक्टोज की आवर्त संरचना। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड में असंख्य पॉलीसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। यह प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इन्हें जैव बहुलक या प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अब इससे पहले जितना भी हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा है, तो वह बहुत कम प्रकृति में पाया जाता था। ठीक है ना। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड होते हैं और ये आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। वहीं पे जो हमने पढ़ा था डाइसैकेराइड में, वहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड एक ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलते थे वहाँ पे, ठीक है ना, डाइसैकेराइड बोलते थे। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारी मोनोसैकेराइड हैं और वह आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा क्या है, जुड़ी हुई हैं। यह प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इन्हें जैव बहुलक या प्राकृतिक बहुलक भी कहते हैं, जो किसी इंसान में निर्मित नहीं है। यह मुख्यतः संग्रहण तथा संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। ये जो आपका पॉलीसैकेराइड होता है, यह चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, वहीं पे इसकी संरचना का निर्माण करता है कि कैसी संरचना होनी चाहिए। ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में अविलेय होते हैं। ठीक है ना। इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। ये अक्रिस्टलीय है। इससे पहले डाइसैकेराइड में जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, वह सारी लगभग क्रिस्टलीय थी। ठीक है ना। और जल में विलेय थी। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होता है, ये जल में घुलता नहीं है, इसलिए इन्हें शर्करा भी कहते हैं। इनका सूत्र क्या होता है, इनका सूत्र है आपका C6H10O5, C6H10O5, C6H10O5। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। ये पॉलीसैकेराइड, जितना भी पॉलीसैकेराइड होंगे, उन सभी में यही सूत्र अप्लाई होगा। अब है आपका स्टार्च। इसमें आपको किसी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं, केवल आपको इनके बारे में पढ़ लेना। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च पौधे में मुख्य संग्रहित पॉलीसैकेराइड है। मतलब पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वह स्टार्च के रूप में पाया जाता है। यह मनुष्य के लिए आहार का मुख्य स्रोत है। ये हमारे मनुष्य के लिए भी स्टार्च बहुत ज़्यादा उपयोगी है। दाल, जड़कंद तथा कुछ सब्जियों में स्टार्च प्रचुर मात्रा में मिलता है। दाल की बात कर लें, ठीक है ना, जड़कंद की बात कर लें या सब्जी की बात कर लें कुछ, उन सब में स्टार्च हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तनु अम्ल तथा अपघटन कराने पर यह ग्लूकोज देता है तथा एंजाइम डाइस्टेज द्वारा, ठीक है ना, अपघटित होकर माल्टोज देता है। अगर आप इसका तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराएंगे तो वह ग्लूकोज दे देगा। वहीं अगर एंजाइम डाइस्टेटस द्वारा अपघटित कराएंगे तो यह माल्टोज देता है। यह एक अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है ना। यह इस चीज़ का क्या बहुलक, अर्थात ये वाला जो मोनोसैकेराइड है, ये बहुत सारी संख्या में होंगे और आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होंगे। यह आपका स्टार्च था। वहीं अगर सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज क्या है, यह विशिष्ट रूप से केवल पौधों में पाया जाता है। स्टार्च जो था वह जंतुओं में पाया जाता था और पौधों में पाया जाता था। ठीक है ना। लेकिन जो सेलुलोज है वह केवल और केवल कहाँ पाई जाती है, पौधे में पाई जाती है। यह वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है। अर्थात क्योंकि पेड़ों में पाई जाएगा तो पेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, पेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है तो इसकी मात्रा पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना। यह पौधों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। ठीक है ना, ये अलग से नहीं है, लेकिन अगर कोशिकाओं की कोशिका भित्ति की बात की जाए तो उसमें यह होता है। तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर डी ग्लूकोज देता है। वहीं अगर हम तनु HCl के साथ अगर गर्म कर देते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें डी ग्लूकोज देता है। ठीक है ना, इनको भी पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अब अगला है आपका एक है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसके अंतर्गत आता है, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो इसकी संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है। यह भी डी ग्लूकोज का संघनन बहुलक है। इसे प्राणी स्टार्च कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ पे जो आपका सेलुलोज था वह पौधों में पाया जाता था, तो वहीं पे जो ग्लाइकोजन है वह मानव के अंतर्गत पाया जाता है। यह यकृत,
मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित होती है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है ना। अगर हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता है तो एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे उसको आपूर्ति हो जाएगी। यह ईस्ट व कवक में पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो आपका ग्लाइकोजन है वह ईस्ट या कवक में पाया जाएगा। ग्लाइकोजन श्वेत पाउडर है जो जल में विलेय है तथा इसकी विभिन्न आयोडीन से अभिक्रिया करके बैंगनी लाल कर देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि अगर ग्लाइकोजन को श्वेत पाउडर से जल में विलेय कराया जाए तो इसका विलयन आयोडीन से अभिक्रिया करके बैंगनी लाल रंग का हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या था आपका, ये आपका ग्लूकोजन के बारे में था। इन चीज़ों को आप बार बार अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद अंतर हो जाएगा। अच्छा लगा आप हमारे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, जो अगला हमारा टॉपिक होगा वह हमारा होगा प्रोटीन पे। अब ये आपका सबसे बड़ा टॉपिक था, अगर ये ख़त्म हो गया है तो अब आगे की चीज़ें जो हैं बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।